वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। नूरजहां का मूल नाम क्या था? व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? ए. जाबुन्निस्सा, बी. फातिमा बेगम, सी. मेहरुन्निस्सा, डी. जहारा। इसका सही जवाब है मेहरुन्निस्सा। मेहरुन्निस्सा के बारे में और कुछ बातें। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निस्सा था। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उनका जन्म 31 मई 1577 को अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। नूरजहां मुगल काल की एक महारानी थी और भारत के इतिहास में जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोल वंश के राजचिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? Which of the following options was inscribed in the emblem of the Chola dynasty? A. घोड़ा, B. हाथी, C. मछली, D. बाघ। इसका सही जवाब है बाघ। चोल वंश के राजचिन्ह में कूदता हुआ बाघ अंकित था। चोलों का शाही प्रतीक बाघ था और इसे उनके सिक्कों, मुहरों और बैनरों पर दिखाया गया था। पेरिया पुन्नम में चोल के बाघ ध्वज का उल्लेख मिलता है। उत्तम चोल के सिक्कों पर चोल बाघ को पांड्या की जुड़वा मछलियों और चेर के धनुष के बीच बैठा हुआ दिखाया गया था। चोल वंश के बारे में कुछ और बातें। चोल वंश दक्षिण भारत का था। संस्कृत और तमिल इस राजवंश की आधिकारिक भाषाएं थीं। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर लंबे शिलालेख बनवाए थे। चोल साम्राज्य को मंडलम या प्रांतों में बांटा गया था। चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई कुर्रम थी। चोल गांव की एक आम सभा को उर कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज इकोनॉमिक इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? ए. 4 बार, बी. 5 बार, सी. कभी नहीं, डी. 1 बार। इसका सही जवाब है कभी नहीं। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। हालांकि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान, 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 25 जून 1975 से जनवरी 1977 के बीच आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति आंतरिक या बाहरी खतरे या वित्तीय संकट की स्थिति को राष्ट्र के लिए खतरा मानने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद इसे दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? द वर्ड सर्वोदय वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? ए. महात्मा गांधी, बी. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सी. पंडित बाल गंगाधर तिलक, डी. विनोबा भावे। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द के बारे में और कुछ बातें। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने साल 1908 में जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने अपने राजनीतिक दर्शन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। गांधी जी के मुताबिक व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में निहित है। सर्वोदय शब्द का मतलब है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। सर्वोदय एक सामासिक शब्द है जो सर्व और उदय के योग से बना है। गांधी जी के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी। विनोबा भावे को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। विनोबा भावे ने गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? On which date did the members of the Constituent Assembly put their signatures on the Constitution of India? A. 23 जनवरी 1950, B. 24 जनवरी 1950, C. 25 जनवरी 1950, D. 22 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। इस दिन 284 संसद सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी थीं। भारत के संविधान से जुड़ी कुछ और बातें।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनर प्लैनेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए शनि, बी बृहस्पति, सी बुध, डी वरुण। इसका सही जवाब है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों के बारे में कुछ खास बातें। ये ग्रह सूर्य के करीब होते हैं और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर स्थित होते हैं। ये छोटे और चट्टानी होते हैं। इनमें अपेक्षाकृत ज्यादा घनत्व होता है। इन ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा होते हैं या फिर कोई चंद्रमा नहीं होता। इन ग्रहों में बाहरी ग्रहों की तरह छल्ले नहीं होते। ये ग्रह सूर्य और अन्य तारों के समान पदार्थ से बने हुए हैं। ये ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि ये बहुत गर्म या बहुत ठंडे होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनके चारों ओर एक वलय प्रणाली होती है और इनमें बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है? सत्रिया इज अ क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए असम, बी ओडिशा, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है असम। सत्रिया शास्त्रीय लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। सत्रिया भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें हाथों के इशारों और चेहरे के भावों के जरिए पौराणिक और धार्मिक कहानियां बताई जाती है। सत्रिया नृत्य को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि नाडू भंगी, झुमुरा नाच, चाली नच, बिहार नच, सूत्रधारी, गोसाई प्रवेश, गोपी प्रवेश और ओजापाली नाच। सत्रिया नृत्य को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। सत्रिया नृत्य प्रदर्शन मुख्य रूप से कृष्ण और राधा या राम और सीता की कहानियों पर आधारित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बस्तर दशहरा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ए छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा के बारे में और कुछ बातें। बस्तर दशहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाता है। यह त्योहार रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार 75 दिनों तक मनाया जाता है और भारत के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचारिता वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्षचरित के बारे में और कुछ बातें। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। यह संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी मानी जाती है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। वे कन्नौज के राजा थे और 3 नाटकों के लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कराटे में एक इप्पॉन के लिए कितने अंक मिलते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर एन इप्पॉन इन कराटे? ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। इसका सही जवाब है 3। इप्पॉन के बारे में और कुछ बातें। कराटे में इप्पॉन के लिए 3 अंक मिलते हैं। इप्पॉन जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 1 अंक। यह जापानी मार्शल आर्ट इप्पॉनवजारी प्रतियोगिता में मिलने वाला सबसे ज्यादा अंक होता है। आमतौर पर यह प्रतियोगिता केंडो, जूडो, कराटे या जुजित्सु में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. असम, डी. पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। भांगड़ा लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। पंजाब के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, भांगड़ा, गिद्धा। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। यह पंजाब के दो प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह पुरुषों का नृत्य है। भांगड़ा की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट क्षेत्र से हुई थी। यह नृत्य मुख्य रूप से बैसाखी के त्योहार पर किया जाता है। भांगड़ा में जोरदार किक, छलांग और झुकाव किया जाता है। इस नृत्य में बोलियां गाई जाती है और ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है। भांगड़ा के बारे में कुछ खास बातें। भांगड़ा पंजाब के कृषि क्षेत्रों के सिख और मुस्लिम पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य बैसाखी के त्योहार पर किया जाता है। बैसाखी अप्रैल से मई के बीच फसल के मौसम में आने वाला त्योहार है। पंजाब के कुछ और लोक नृत्य झूमर, सम्मी, मालवई गिद्धा, लुड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवरात्रि का त्योहार किस हिंदू देवी के सम्मान में मनाया जाता है? The festival of Navratri is celebrated in honor of which Hindu goddess? A. देवी सावित्री, B. देवी दुर्गा, C. देवी सीता, D. देवी राधा। इसका सही जवाब है देवी दुर्गा। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के दौरान देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ अनुष्ठान भी किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले लोग अनाज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। नवरात्रि का त्योहार करुणा, साहस और ज्ञान जैसे गुणों को बढ़ावा देता है। नवरात्रि के दौरान गरबा जैसे नृत्य किए जाते हैं। नवरात्रि से जुड़ी कुछ और खास बातें। शरद ऋतु में मनाया जाने वाला नवरात्रि सबसे अहम होता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि को कश्मीरी पंडित नवरेह, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है? According to the 2011 census, what is the population density in Arunachal Pradesh? A. 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, B. 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, C. 19 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, D. 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व के बारे में और कुछ बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह भारत के औसत जनसंख्या घनत्व 370 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बहुत कम है। साल 2011 में अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी 13,83,727 थी। इसमें 7,13,912 पुरुष और 6,69,815 महिलाएं थीं। अरुणाचल प्रदेश की आबादी में करीब 2/3 हिस्सा स्वदेशी समूहों का है, बाकी 1/3 हिस्सा आप्रवासी है, जिनमें से ज्यादातर लोग बंगाली या हिंदी बेल्ट से आए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यक्षगान किस राज्य का नाट्यकला नृत्य है? यक्षगाना इज अ थिएट्रिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ए. तमिलनाडु, बी. उत्तर प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है कर्नाटक। यक्षगान के बारे में और कुछ बातें। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक है। यह दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल के कासरगोड जिले में काफी लोकप्रिय है। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का मिश्रण होता है। यक्षगान में विस्तृत वेशभूषा, मेकअप और मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? What is the one-act play of Satriya called? A. एकम नाट, B. विशेषम नाट, C. अनंत नाट, D. अंकिया नाट। इसका सही जवाब है अंकिया नाट। सत्रिया के एकांकी नाटक के बारे में और कुछ बातें। सत्रिया के एकांकी नाटकों को अंकिया नाट कहा जाता है। ये नाटक गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से धार्मिकता और सौंदर्य को जोड़ते हैं। सत्रिया नृत्य असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई है।
साल 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने इसे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म? ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। इसका सही जवाब है 4। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है। ये संस्कृत में रचित हैं और हिंदू धर्म के ईश्वर के वचन माने जाते हैं। वेदों में सामान्य जीवन, व्यवहार, प्रकृति और धर्म से जुड़ी जानकारी और निर्देश शामिल है। वेदों के बारे में कुछ और बातें। वेद मौखिक रूप से पारित धार्मिक ग्रंथ है। वेदों के अलावा 6 वेदांग भी हैं। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी द्वारा की गई थी। द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय ए काठमांडू, बी ढाका, सी कोलंबो, डी कलकत्ता। इसका सही जवाब है काठमांडू। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी नेपाल की राजधानी काठमांडू ने की थी। ये खेल साल 1984 में आयोजित किए गए थे। दक्षिण एशियाई खेलों को दक्षिण एशियाई संघ खेलों (SAF) खेलों के नाम से भी जाना जाता है। इन खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है। दक्षिण एशियाई खेलों के बारे में कुछ और खास बातें। इन खेलों का आयोजन दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेल भावना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन खेलों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हिस्सा लेते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का संचालन दक्षिण एशियाई खेल परिषद (SASC) करती है। इसकी स्थापना साल 1983 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। यह 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा का घर है। यहाँ जोरंडा और बरेही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता से पड़ा है। इसे साल 1956 में आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साल 1994 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। साल 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल वनों के आसपास के इलाके में कई जनजातियां रहती हैं। इनमें कोल्हा, संथाला, भूमिजा, भटुडी, गोंडा, खड़िया, मनकड़िया और सहारा प्रमुख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? Who was the revenue minister during the reign of Akbar? A. मुल्ला दो प्याजा, B. तानसेन, C. टोडरमल, D. अब्दुल रहीम। इसका सही जवाब है टोडरमल। अकबर के शासनकाल के बारे में और कुछ बातें। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में कई सुधार किए, जिनमें से कुछ ये रहे। उन्होंने ज़िप्ती नाम की राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने दहशाला नाम की कराधान प्रणाली शुरू की। उन्होंने मानक वजन और मापों की शुरुआत की। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और समझौता प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। राजा टोडरमल एक भारतीय मंत्री, अर्थशास्त्री और सैन्य कमांडर थे। उनका जन्म 1500 में वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवर शहर में हुआ था। वे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।